हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं IBPS SO IT ऑफिसर के लिए। हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है DBMS से एंड SQL एंड नल वैल्यूज के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरी executed on a relational database। So query दिया गया है select star from employees where salary equals to null। So इसका क्या आंसर रहेगा ये आपको बता रहा है। तो आप अपने तरफ से ट्राई कर सकते हैं एंड प्लीज़ लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट। इसका करेक्ट आंसर है डी, रिटर्न्स नो रिकॉर्ड्स। अभी ये आंसर इसका कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं थोड़ा। सो क्वेरी दिया गया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी इक्वल्स टू नल, सैलरी इक्वल्स टू नल लिखा है। अब नल जो है, नल वैल्यूज को एसक्यूएल में थोड़ा डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है। नल के साथ हम ये नॉर्मल जो कंपैरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज नल का एक अनडिफाइंड वैल्यू रहता है एंड ये ऑपरेटर्स के साथ ये जो कंपैरिजन हो रहा है इट वोंट वर्क। नल को हैंडल करने के लिए डिफरेंट फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि इज नल एंड इज नॉट नल का यूज़ किया जाता है। एंड क्योंकि हमने सैलरी इक्वल्स टू नल कहा है, ये कंडीशन हर केस में फेल होगा एंड कोई भी रिजल्ट, कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड हमको नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई द आंसर इज रिटर्न्स नो रिकॉर्ड। अगर हमने यूज़ किया होता कि लाइक इज नल या फिर इज नॉट नल, देन अकॉर्डिंगली वैसे रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम हैज़ 3 प्रोसेसेस शेयरिंग रिसोर्सेज ऑफ द सेम टाइप। ईच प्रोसेस रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 2 रिसोर्सेज। What is the minimum number of resources required to ensure deadlock never occurs? ठीक है, तो हमको दिया गया है एक सिस्टम जिसमें 3 प्रोसेस हैं एंड वो सेम टाइप के रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं एंड हर एक प्रोसेस को मैक्सिमम 2 रिसोर्सेज चाहिए तभी वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज सो दैट सिस्टम में कभी भी डेडलॉक अकर ना हो। तो इसका आंसर करने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो आप ट्राई कर सकते हैं एंड मुझे अपना आंसर कमेंट्स में बताइए। इसका करेक्ट आंसर है 4। अब इसका आंसर 4 कैसे आता है ये समझ लेते हैं। सो इसके लिए पहले हम एक स्टेट ड्रॉ कर लेते हैं कि हमको दिया गया है 3 प्रोसेसेस, राइट। सो हमको 3 प्रोसेस दिए गए हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। एंड हमको ये भी बताया है कि हर एक प्रोसेस को कम से कम नहीं, एट मैक्स 2 रिसोर्सेज चाहिए। तो 2 तो उसको चाहिए तभी वो रन कर पाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ऐसा स्टेट बनाते हैं जिसमें ये सिस्टम डेडलॉक में है, ठीक है। सो इस प्रोसेस को एक रिसोर्स देते हैं, इसको भी एक रिसोर्स देते हैं, इसको भी एक रिसोर्स दे देते हैं, ठीक है। सो अभी अगर ये कंडीशन है सिस्टम का, तो इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस रन नहीं कर सकता बिकॉज इन तीनों के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि वो एग्जीक्यूट कर पाएँ। इसको एक और चाहिए, इसको भी एक और चाहिए, इसको भी एक और चाहिए। लेकिन सो अभी हमने कितना 3 रिसोर्सेज दे दिया है, राइट। दीज आर द रिसोर्सेज जो हमने सिस्टम में दे दिया है। लेकिन अगर हम एक और एक्स्ट्रा रिसोर्स लेट से ऐड करते हैं, एक और रिसोर्स देते हैं, तो अब एक अवेलेबल रिसोर्स है हमारे पास। अब ये रिसोर्स इन तीनों में से कोई किसी ना किसी एक को मिलेगा। लेट से अगर इसको मिलता है एंड इसके पास 2 रिसोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। सो अब इसका जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरा हो गया एंड इसको एग्जीक्यूट हर हाल में करना पड़ेगा। सिंस ये एग्जीक्यूट कर लेती है ये प्रोसेस, आफ्टर एग्जीक्यूशन ये अपने दोनों रिसोर्सेज को रिलीज़ करेगी एंड इन 2 में से कोई भी प्रोसेस उनको पिकअप करेगा एंड ये भी अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। सो ये इस स्टेट में लाइक हमारा सिस्टम डेडलॉक फ्री हो जा रहा है। सो मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हमको चाहिए वो 4 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ आपका आंसर होता है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर नेटवर्क से IP एड्रेसिंग के एंड सबनेटिंग के ऊपर। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अलोकेटेड द IP ब्लॉक 192.168.1.0/26। What is the maximum number of usable host IP addresses available in this subnet? ठीक है, हमको पूछा गया है कि इस ब्लॉक, ये जो हमको ब्लॉक दिया गया है इसमें मैक्सिमम यूजेबल होस्ट एड्रेसेस कितने हैं, ठीक है। तो
इसमें भी आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मिनिमम कैलकुलेशन है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो एक बार आप ट्राई करिए अपने साइड से एंड कमेंट्स में मुझे आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है 62 एंड लेट्स सी कि इसका करेक्ट आंसर 62 कैसे आता है। सो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको समझा भी देता हूँ कि एक आईपी एड्रेस में हमारे पास टोटल बिट्स कितना होता है, 32 होता है, राइट। आईपी एड्रेस 32 बिट लेंथ का होता है एंड हमको दिया गया है नेटवर्क बिट्स कितना दिया गया है, 26। तो दीज आर 26 जो नेटवर्क में ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं। सॉरी। सो अब हमारे पास अवेलेबल होस्ट बिट्स कितने बच रहे हैं, तो 32 - 26 हमको 6 बिट्स हैं जो कि हमारे पास मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल है। अब 6 बिट्स का यूज़ करके हम कितने आईपी एड्रेसेस को जनरेट कर सकते हैं, तो 2⁻6 विल बी द आंसर एंड 64 इज द वैल्यू जो हमको 2⁻6 पे आ रही है। बट इन 64 में से भी हमको 2 आईपी एड्रेसेस को रिजर्व करना पड़ेगा, वन फॉर द नेटवर्क आईडी एंड वन फॉर द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सो दैट्स हाउ हमारा आंसर बनता है 62। सो करेक्ट आंसर इज 62। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से। The pre-order traversal of a binary search tree is given as this. Which of the following is the correct post-order traversal? ठीक है, हमको pre-order traversal दिया गया है एंड हमसे पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर ट्री का पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये ट्री बनाना पड़ेगा, BST बनाना पड़ेगा। तो चलिए BST बनाने का ट्राई करते हैं। अब हमको दिया गया है ये प्री ऑर्डर दिया गया है। प्री ऑर्डर में आपको पता है कि क्या होता है, पहले आता है रूट, ठीक है, रूट देन लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री। ठीक है, सो जो भी फर्स्ट है, क्योंकि रूट फर्स्ट आता है, राइट। सो रूट जो भी फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे, जो भी ये फर्स्ट वैल्यू है ये रूट रहेगा, राइट। सो 50 इज वन रूट, ठीक। एंड देन अब इसके नेक्स्ट जो भी है वो इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का रूट रहता है। So 10 and 10 will be definitely the root of its left sub tree. So यहाँ से हम इसको 10 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। Now 10 के बाद क्या है 12. So 12 again ये भी 10 का 10 के सब ट्रीज का रूट रहना चाहिए, करेक्ट। आइदर 10 का रहना चाहिए और 15 का रहना चाहिए, बट 10 से बड़ा है 12 एंड 15 से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये 10 के राइट साइड आएगा। नाउ 12 के बाद क्या है 20, बट 20 12 से बड़ा है एंड 10 से भी बड़ा है, सो ऑब्वियसली ये इस तरफ जाना चाहिए, 15 के राइट साइड में आना चाहिए। बट 15 के राइट साइड में आएगा तो या अब ये डायरेक्ट है तो इसका 15 के राइट सब ट्री का रूट बन जाएगा 20। 20 के बाद क्या है 18, सो ये 20 के सब ट्रीज का रूट रहेगा, बट ये इससे छोटा है तो क्या होगा, इस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड आएगा एंड ये 18 इधर आ जाएगा एंड 25 इज ग्रेटर देन 20, तो ये इस तरफ आ जाएगा। ये इस प्री ऑर्डर का ट्री बन गया है। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। सो इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या रहता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या रहता है, लेफ्ट सब ट्री देन राइट सब ट्री एंड देन रूट, ठीक है। सो लेफ्ट सब ट्री यहाँ पे नहीं है, 12 10 18 25 20 एंड 15, 12 10 18 25 20, ठीक है। सो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा एंड लेट्स सी करेक्ट आंसर क्या है, या दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज from normalization and functional dependencies. So a relation R is given. It has functional dependency A to B, B to C and C to D. What is the highest normal form of R? So हमको ये रिलेशन दिया गया है, इंडिपेंडेंसीज दिए गए हैं, हमको बताना है कि इस रिलेशन का हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 2NF, बट हम देखते हैं कि इसका ये हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमको ये पता चलता है कि इसका कैंडिडेट की है वो क्या है, ए। अब ये कैसे पता चल रहा है, हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन कौन सी कीज़ हैं जिससे हम सारे एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं।
तो हमको दिया गया है ए टू बी दिया गया है, राइट, ए टू बी दिया गया है, तो हम बी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ए से। नाउ बी टू सी दिया गया है हमको, बी टू सी दिया गया है, तो हम ए से क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम ए से बी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो बी से हम सी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो ए से हम बी और सी दोनों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। नाउ हम ए से बी एंड सी दोनों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एंड सी से हम डी को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, हम ए से बी सी एंड डी तीनों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सो क्योंकि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से हम सारे अदर एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो ये हमारा कैंडिडेट की बन जाएगा, राइट। सो ए इज द कैंडिडेट की हियर। नाउ नॉर्मल फॉर्म्स को चेक करने के लिए क्या करते हैं हमको ये चेक करना है कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है बिकॉज मल्टी वैल्यूज नहीं है, एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये चेक करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अब सिंस यहाँ पे जो कैंडिडेट की है उसमें एक सिंगल एट्रीब्यूट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी तब होता है जब हमारे पास कैंडिडेट की मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं एंड देन अदर एट्रीब्यूट्स पार्ट ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स से यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हो, बट यहाँ पे वो केस नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो है। हमको थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करना है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है कि we have been given A to B and B to C, so इससे क्या होगा कि A to C हमारा डिपेंडेंसी बन रहा है, राइट, A to C। सो इससे क्या होगा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, सो ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं है। सो जो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म है वो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कपलिंग एंड कोहेशन के बारे में। In software engineering, what is the ideal scenario for a coupling and cohesion to ensure a high maintainable and modular design? Ideal scenario क्या है कपलिंग एंड कोहेशन का, सो ये हमको बताना है। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, हाई कपलिंग, हाई कोहेशन, लो कपलिंग, लो कोहेशन एंड अदर। सो आप अपने तरफ से एक बार ट्राई करिए इसका आंसर कमेंट्स में देने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है लो कपलिंग एंड हाई कोहेशन। सो यहाँ पे कपलिंग का मतलब एंड कोहेशन का मतलब क्या होता है? कपलिंग का मतलब होता है कि जो मॉड्यूल्स हैं उनके बीच में कितना स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी है, मतलब दो मॉड्यूल्स आपस में एक दूसरे से कितने डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड जो कोहेशन होता है वो होता है कि मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, राइट, वो उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी है। सो जो आइडियल सिनेरियो होता है वो होता है कि जो कोहेशन है, लाइक आपका जो सिंगल मॉड्यूल है उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मतलब वो इंटरनल स्ट्रेंथ उनकी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। सो हाई कोहेशन हमारा गोल रहता है कि हाई कोहेशन हम अचीव करें, एंड कपलिंग मतलब जो मॉड्यूल्स हैं उनके बीच की जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम रहना चाहिए, ताकि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से पे डिपेंडेंट ना रहे, सो दैट हम रीयूज कर पाएँ मॉड्यूल्स को। तो इसलिए आइडियल सिनेरियो में लो कपलिंग हम प्रेफर करते हैं। सो इसलिए आपका आंसर है लो कपलिंग एंड हाई कोहेशन। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। What is the concept where a subclass provides a specific implementation of a method that is already provided by its parent? ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं जहाँ पे एक सब क्लास एक पर्टिकुलर मेथड का डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन करती है जो उसके पेरेंट ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। सो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग कब होता है? जब पेरेंट क्लास में एक मेथड है एंड चाइल्ड क्लास उसी मेथड को वापस से डिफाइन करे फॉर अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, कोई डिफरेंट फंक्शनलिटी, डिफरेंट बिहेवियर के लिए, तो उसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क्स। अ नेटवर्क राउटर ऑपरेट्स प्राइमरली एट विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल? ओके, सो हमको बताना है कि राउटर किस लेयर पे ऑपरेट करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क लेयर, ठीक है। सो दीजिए अब आप साथ में ये देख लेते हैं कि जो लेयर 1 है फिजिकल लेयर, उस पे जो डिवाइसेस हैं वो है हब्स एंड रिपीटर्स, ये लेयर 1 पे ऑपरेट करते हैं। लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पे ब्रिजेस एंड स्विचेस वर्क करते हैं, एंड लेयर 3 पे राउटर एंड लेयर 3 स्विचेस जो रहते हैं वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Which CPU scheduling algorithm can potentially lead to the issue of starvation? कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है
जो कि स्टारवेशन के लिए लीड कर सकता है। सो ठीक है, तो स्टारवेशन का मतलब क्या होता है कि लाइक जैसे मल्टीपल प्रोसेसेस हैं CPU शेड्यूलिंग में, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस आ रहा है, जैसे P1 P2 एंड देन P3। सो स्टारवेशन कब होता है? जब कोई प्रोसेस है उसको टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, लेट्स से P3 है, यहाँ पे P1 अपना काम करके निकल गया, P2 काम करके निकल गया, आइडियली P3 आना चाहिए, बट लेट्स से कोई और प्रोसेस आ जा रहा है बीच में, लेट्स से P4, एंड वो उसको CPU मिल जा रहा है, इसको नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? स्टार्व कर रही है। तो ये जनरली किस एल्गोरिथम होता है? ये होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में। शॉर्टेस्ट जॉब SJF में क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसको कम से कम CPU बस टाइम चाहिए रहता है, वो उस प्रोसेस को टाइम मिलता रहता है। तो लेट्स से P3 को टाइम चाहिए 4 CPU टाइम, बट इसका था 1, इसका था 2। अगेन ऐसे प्रोसेस आ रहे हैं जिनका बस टाइम लेस देन 4 है, तो वो हमेशा P3 से पहले ही एग्जीक्यूशन टाइम मिलता रहेगा उनको, एंड P3 हमेशा वेटिंग में ही रहेगा। सो दैट्स हाउ। तो इसका करेक्ट आंसर है, ओके सॉरी माय बैड, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, तो इसका आंसर है ही। साथ साथ अगर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, ठीक है, तो लेट्स से कोई हाई प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि प्रोसेस जिसका प्रायोरिटी हाई होता है उसको पहले CPU टाइम मिल जाता है। तो ऐसे प्रोसेस जिनका P3 से हाई प्रायोरिटी रहेगा उनको टाइम मिलता रहेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेटा स्ट्रक्चर से है। सो हमको पूछा गया है, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री लाइक ABL ट्री विथ एंड नोड्स। सो आप अपना आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। सो ऑर्डर ऑफ लॉग एन क्यों रहता है? बिकॉज कि जो बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता है, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है, जैसे कि ये उनके जो लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री रहते हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड रहते हैं। उनका जो हाइट फैक्टर रहता है वो काफ़ी मिनिमम रखा जाता है, जिससे कि दोनों सब ट्रीज की हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर रहे। तो इसमें क्या होता है कि जो दो सब ट्रीज बनते हैं एक ट्री के, उनके पास ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं। अगर इसको हटा दिया जाए तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। तो जब भी हम बाइनरी BST में सर्च करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लाइक एलिमेंट इस पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा है, तो वी डोंट नीड टू सर्च दिस पार्ट, राइट। हम इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा हाफ स्पेस रिड्यूस हो जाता है। तो हमको अब ओनली इसमें सर्च करना है। सिमिलरली अगर इससे छोटा या बड़ा निकला तो अकॉर्डिंगली हम एक साइड को कर देते हैं। अगेन यहाँ पे हर एक स्टेप पे हम सर्च स्पेस को हाफ करते जाते हैं। तो दैट्स वाई इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन रहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस हैं वो चेक करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।